पलकपुर गांव में राधिका नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका 1.5 साल का बच्चा था रोहित, और उसका पति नारायण 6 महीने से बीमार चल रहा था। बीमार नारायण चारपाई से उठ भी नहीं पाता था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी राधिका ही निभा रही थी। दिवाली का त्योहार निकट आ गया था और राधिका ने मिट्टी के दिए बनाए थे ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। सुनो जी, मैं रोहित को साथ लेकर दिए बेचने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। तुम जाओ राधिका, मेरी चिंता मत किया करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। आपकी ही तो चिंता है जी, आपके सिवा और कौन है मेरा जिसकी मैं चिंता करूं। खैर छोड़िए, मैं जा रही हूँ। राधिका बाजार में रेहड़ी पर मिट्टी के दिए रखती है और 1.5 साल के बच्चे को आगे ओढ़नी में बांध लेती है। फिर वो दिए बेचने शुरू करती है। दिवाली के दिए ले लो, मिट्टी के दिए ले लो। राधिका इसी तरह आवाजें दे देकर दिए बेचने की कोशिश कर रही होती है और तभी एक औरत उसके पास आती है। दिए कैसे दिए बेटी? 2 रुपए का एक दिया है माँ जी। बड़ा प्यारा बच्चा है तुम्हारा, किसी मजबूरी में लगती हो बेटी, नहीं तो इतने छोटे बच्चे को साथ लेकर बाजार में दिए बेचने को ऐसे मजबूर नहीं होती। उस औरत की बात सुनकर राधिका की आंखें भर आती हैं और वह उसे अपने घर के हालात के बारे में बताती है। राधिका की व्यथा कथा सुनकर वह औरत राधिका को हिम्मत देते हुए कहती है, हिम्मत रखो बेटी, दुख तकलीफ सबके जीवन में आती है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। भगवान करे तुम्हारा बीमार पति जल्दी ठीक हो जाए। भगवान करे आपकी वाणी सच हो माँ जी। उसके बाद वह औरत दिए खरीद कर अपने रास्ते चली जाती है और तभी राधिका का बेटा रोने लगता है और वह उसे अपनी ओढ़नी के ओट में छाती से लगाकर दूध पिलाने लगती है। वह बच्चे को दूध पिला ही रही होती है कि तभी वहाँ संपत नाम का एक मन चला युवक आ जाता है। खूबसूरत और जवान हो, फिर भी ये माटी के दिए बेच रही हो, कहीं दिखावे के लिए तो ये सब नहीं कर रही हो तुम कहना क्या चाहते हो भाई? कहना क्या है, बस पूछना है, कहीं तुम उस टाइप की तो नहीं हो? राधिका संपत की बात का अर्थ अच्छी तरह से समझ जाती है, मगर फिर भी वह धैर्य नहीं खोती और संपत को नरमी से समझाते हुए कहती है, भाई तुम मुझे उस तरह से देखने के बजाय अपनी खुद की माँ बहन के रूप में भी तो देख सकते हो ना। औरत के प्रति इतनी गंदी सोच क्यों रखते हो? राधिका की यह बात सुनकर संपत का सिर शर्म से झुक जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और राधिका की कुछ खास बिक्री नहीं हो पाती। लगता है कि लोगों ने पारंपरिक चीजों का उपयोग करना ही छोड़ दिया है। सारा दिन खपाने के बाद 150 रुपए की कमाई हुई है, भला इसमें क्या होगा? उस दिन के बाद तो रोज ही राधिका निराश होकर घर लौटती। सुबह मन में यह आशा संजोकर बाजार जाती कि शायद आज उसके सारे दिए बिक जाएंगे, मगर उसके मिट्टी के दियों की तरफ कोई खास ध्यान नहीं देता और इसलिए वह निराश होकर घर लौट आती। आज तो कुछ दिए बिके होंगे राधिका? कुछ खास नहीं बिके जी, लगता है इस साल दिवाली मनाना हमारे भाग्य में ही नहीं है। ऐसा मत बोलो राधिका, मैं माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा, वो जरूर हम पर अपनी कृपा करेगी। अगले दिन दिवाली का दिन था और उस दिन राधिका बाजार जाने के बजाय घर घर जाकर दिए बेचने का फैसला करती है। राधिका पहले की तरह रोहित को साथ लेकर गली गली दिए बेचती फिरती है। ए दिए वाली, जरा दिखा तो कैसे दिए बेच रही है? राधिका उसे दिए दिखाती है। दिए तो बड़े सुंदर बनाए हैं, कैसे दिए? 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच रही हूँ बहन। बोलिए आपको कितने दे दूं? पूरे 5 दर्जन दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। उस दिन महालक्ष्मी की कृपा से राधिका की अच्छी बोहनी होती है और शाम होने से पहले ही उसके सारे दिए बिक जाते हैं और इस तरह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राधिका खुश होकर अपने बच्चे रोहित से कहती है, देखा बेटा, महालक्ष्मी की कृपा से आज तो सारे दिए बिक गए। जानता है, आज खूब पैसा कमाया है तेरी माँ ने। अब तो तेरे पापा के साथ खूब दिवाली मनाएंगे। उसके बाद राधिका खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। लड़की एकाएक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यह देखते ही राधिका उस बच्ची की तरफ भागती है। राधिका बेहोश लड़की को गोद में लेकर होश में लाने की कोशिश करती है,
और उसे देखकर कई आदमी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? उठो बेटी। अरे कैसी माँ हैं आप? इसे लेकर तुरंत अस्पताल जाइए, वरना बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। बच्ची मर भी सकती है। इस तरह लोग यही समझते हैं कि बच्ची राधिका की अपनी बेटी है और उसे इतना भी समय नहीं मिलता कि वह उनको बता सके कि ये बच्ची उसकी नहीं है। लोगों के बार बार कहने पर राधिका किसी तरह बच्ची को अस्पताल ले आती है। हमने दवा दे दी है, बच्ची को कुछ देर में होश आ जाएगा। तब तक आप काउंटर पर जाकर 2000 रुपए जमा कर दीजिए। पर मेरे पास तो 1500 ही है डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, आप इतने ही जमा कर दीजिए, शेष पैसे बाद में जमा कर दीजिएगा। इस तरह राधिका ने दिन भर गली गली घूमकर दिए बेचकर जो भी कमाई की थी वह उस बच्ची के इलाज में लग जाती है। अब क्या होगा? आज दिवाली है और सारे पैसे तो इस बच्ची के इलाज में चले गए। चले गए तो चले गए, भगवान इस बच्ची के प्राण बचा दे बस। दिवाली तो अगले साल भी मना लेंगे। राधिका यह सोच ही रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह संपत ही होता है जिसको राधिका ने कुछ रोज पहले ही सबक सिखाया था। अरे आप यहाँ कैसे? बहन, आज मेरी पलक की जिंदगी बचाकर मुझ पर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। पर आज आप मुझे इस तरह बहन कहकर बुला रहे हैं। उस दिन तो आप मुझे बहन और शर्मिंदा मत कीजिए। उस दिन आपने मुझे जो सीख दी मुझे आज तक याद है। मैं उस दिन से बदल गया और आपको अपनी बहन मान लिया। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। यह कहकर राधिका उठ खड़ी होती है, मगर तभी संपत की पत्नी अंजलि वहाँ आ जाती है। ऐसे कैसे चली जाओगी ननद जी? आखिर बहन हो इनकी, और बहन भाई के पास से कभी खाली हाथ जा सकती है क्या? उसके उपरांत संपत राधिका को सचमुच अपनी बहन मान लेता है और उसे कपड़े, मिठाइयाँ और रुपए देकर खुद उसके घर उसे छोड़ने जाता है। नारायण उससे मिलकर बहुत खुश होता है और इस तरह एक गरीब और अमीर के बीच गहरा रिश्ता कायम हो जाता है। झनकपुर गांव में एक ललिता नाम की औरत रहती थी। ललिता की 2 बेटियां थीं, निशा और रानी। ललिता बहुत गरीब थी और पति की एक एक्सीडेंट से मृत्यु होने के बाद वही अपने बच्चों का काम करके भरण पोषण करती थी। ललिता रूपमती नाम की एक औरत के घर काम करती थी। रूपमती गांव की ठकुराइन थी, पर रूपमती स्वभाव से बड़ी ही निर्दयी थी। एक दिन ललिता पोछा लगा रही थी। ठकुराइन वहीं सोफे पर बैठी सेब खा रही थी। ठकुराइन ने धीरे से सेब का कचरा नीचे फेंक दिया और ललिता से बोली, क्यों रे ललिता, तू क्या बस यहाँ रोटी तोड़ने के लिए पड़ी है? तुझे काम भी करना नहीं आता? मक्कार कहीं की। देख, ये सेब का कचरा यहीं पड़ा है, ऐसे झाड़ू लगाएगी? नहीं ठकुराइन, मैंने तो वहाँ से पूरा कचरा साफ किया था। तेरा मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? रुक, तुझे बताती हूँ। अभी तेरी ना तनख्वाह ही काट लूंगी, तब समझेगी तू। नहीं नहीं, अब ऐसा मत करिए। मैं पहले से ही बहुत गरीब हूँ, जैसे तैसे अपना घर चला पाती हूँ, मेरे बच्चों का पेट पाल पाती हूँ। आप मेरी तनख्वाह मत काटिए। आप जो बोलेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। चल ठीक है, मैं नहीं काटूंगी तेरे पैसे, पर तुझे पूरे घर का पोछा फिर से लगाना होगा। पूरे घर का? क्यों ठकुराइन? जितने सवाल करेगी उतने पैसे कटेंगे, समझी? ठकुराइन की बात सुनकर ललिता रोते रोते वापस पूरे घर का पोछा लगाने लगती है। इतने में उसकी दोनों बेटियां रानी और निशा वहाँ आ जाती है और वो ललिता को रोता देखकर बोलती हैं, माँ, आप क्यों इस निर्दयी ठकुराइन के यहाँ काम करती हैं? हाँ माँ, ये आपको कितना परेशान करती है और फिर भी आप इसी के घर काम करती हैं। बेटा, काम तो मुझे औरों के घर भी मिल जाएगा, पर बात तुम्हारी सुरक्षा की है। तुम दोनों जवान हो, मासूम हो। मैं काम करने जाऊंगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और ठकुराइन के घर से हमें बचा हुआ खाना, कपड़े और रहने के लिए छोटा सा घर भी मिला है। ये सब हमें दूसरी जगह नहीं मिल पाएगा। इतना बोलकर ललिता फिर से काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद ललिता एक दिन घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके हाथ से एक चीनी का जार गिर जाता है। जार गिरने की आवाज सुनकर ठकुराइन भागती भागती रसोई घर में आती है और गिरे हुए जार को देखकर ललिता के बाल पकड़ती है और उसे धक्का देकर बोलती है, निकल जा मेरे घर से भिखारिन। तुझे पता भी है कितना महंगा था ये जार?
चल निकल यहाँ से। ललिता रोते रोते ठकुराइन के पैर पकड़कर उससे माफी मांगती है, पर ठकुराइन उसको धक्के मारकर घर से निकाल देती है और उसका सारा सामान भी बाहर फेंक देती है। ललिता धीरे धीरे सामान उठाकर सड़क के कोने में बैठ जाती है। निशा और रानी भी उसके पास बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद रानी को भूख लगती है और वो बोलती है, माँ बहुत तेज भूख लगी है। ललिता अपनी झोली में देखती है और कुछ रोटियां और चटनी निकाल कर बोलती है, कल रात को कुछ रोटियां बची थी, ठकुराइन ने फेंकने को बोला था, पर मैंने तुम्हारे खाने के लिए रख ली थी। माँ आप भी खा लीजिए, ये बहुत सारी हैं और हम इतना सारा नहीं खा पाएंगे वैसे भी। ललिता जैसे ही अपने हिस्से की रोटी खाने लगती है, एक गरीब बूढ़ी औरत आकर सामने खड़ी हो जाती है और ललिता से बोलती है, बेटा कुछ खाने को दे दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। ललिता बूढ़ी औरत पर तरस खाकर अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाकर ललिता के सिर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा तू हमेशा खुश रहे, रानी बनकर राज करे, भगवान अन्न से तेरा घर भर दे, बेटी जीती रह, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। ललिता को दुआएं देकर बूढ़ी औरत चली जाती है। ललिता निशा और रानी को लेकर घर घर काम मांगने जाती है। तभी उसे गांव के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला के घर काम मिल जाता है। निर्मला स्वभाव की बहुत अच्छी और समझदार होती है। वह रानी और निशा को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती है। एक दिन ललिता पोछा लगा रही होती है और निर्मला स्कूल की फाइल का कुछ काम कर रही होती है। निर्मला ललिता को देखकर कहती है, ललिता तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना मेम साहब। सबसे पहले तो तुम मुझे मेम साहब नहीं दीदी बोला करो, और दूसरी बात, तुमने निशा और रानी के भविष्य का क्या सोचा है? मतलब मैं समझी नहीं। मतलब उनकी पढ़ाई, गांव में सिर्फ स्कूल है और उनका स्कूल अब खत्म होने वाला है। मैं सोच रही थी उनकी आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर भेज दूं। मालकिन इसमें मुझसे क्या पूछना, आज तक आपने उनके लिए जो भी फैसला लिया है वो कभी गलत हुआ है क्या? निर्मला मुस्कुराते हुए कहती है। फिर से मालकिन। निर्मला और ललिता दोनों हंसने लगती हैं। समय बीतता जाता है और कुछ सालों बाद निशा और रानी दोनों की बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है। धीरे धीरे निशा और रानी नया घर, गाड़ी सब खरीद लेती हैं। ललिता घर पर आराम करती और सब कुछ अच्छा हो गया। एक दिन ललिता कार से ड्राइवर के साथ मंदिर जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आती है। ललिता यह देखकर गाड़ी से बाहर उतर जाती है और उस औरत को खड़ा करती है और पूछती है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? औरत ललिता को देखकर बोलती है, मुझे कुछ और खाने को दे दीजिए मालकिन। ललिता उस औरत को अपने घर लेकर चली जाती है। रानी और निशा उस औरत को देखकर कहती हैं, माँ ये आप किसको अपने साथ लेकर आई हैं? हाँ माँ, कौन है ये? ये ठकुराइन है जिनके यहाँ मैं काम करती थी। माँ आप इनको क्यों साथ लेकर आई हैं? आप भूल गयी इन्होंने कैसा कैसा बर्ताव किया है आपके साथ? हाँ माँ, आप इनको कुछ पैसे या खाना दे देती, इन्हें घर लाने की क्या जरूरत थी? बेटा जरूरत थी, इन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, वो इनका कर्म था, पर तुम ये कैसे भूल सकते हो? सब एक समान नहीं होते, किसी ने हमारी भी तो मदद की, तभी तो आज तुम इस मुकाम पर हो। तो हम क्यों सबके साथ बुरा करें? कोई कुछ भी करे, हमें कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए और घमंड का भाव तो कभी नहीं अपनाना चाहिए। ललिता की बातें सुन ठकुराइन ललिता से माफी मांगती है और रानी और निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी ललिता से माफी मांगकर ठकुराइन को अपने घर पूरे आदर से रखती हैं।